तो है गाइस, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ अपने एक नए वीडियो में। गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारी जो बढ़ईगिरी के जो औजार होते हैं उनको पकड़ने और उनको सहारने वाले औजार जो होते हैं उनके बारे में लोग चर्चा जानेंगे। मापन तथा चिन्हक औजार क्या होते हैं हम लोग उनके बारे में जानेंगे। एंड कर्तन तथा छीलन वाले औजार मतलब जो वो उनके बारे में लोग जानेंगे अपने इस वीडियो में। और गाइस, जो हमारा जो भी इसमें सामान जो आवश्यक सामान होते हैं हम लोग उनके बारे में आज चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। और गाइस, इसके मतलब किस प्रकार से इसका उपयोग होता है और किस किस प्रकार से कार्य होते हैं हम लोग पूरा जानेंगे अपने इस वीडियो। तो जो पकड़ने वाला औजार था उसमें बेंच है और वाइस बेंच होते हैं। पकड़ने वाले औजार में GNC शिकंजा होता है। जो छड़ शिकंजा होता है वो भी इसमें उपयोग किया जाता है। जो छड़ शिकंजा होता है उसका भी हम लोग उपयोग करते हैं। एंड मापक तथा चिन्हक वाले औजार होते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। मापक चिन्हक वाले औजार क्या होते हैं। इसमें मापने वाला होता है उसका यूज़ करते हैं। जो प्रति पैमाना होता है हम लोग उसका भी यूज़ करते हैं। इसमें लचीला और इस्पाती पैमाना जो होता है, फ्लेक्सिबल स्टील रोल होता है, उसका भी उपयोग करते हैं। एंड गुनिया का भी उपयोग करते हैं। और आप लोग को तो मैं फिगर के माध्यम से काफ़ी अच्छा बता ही चुका हूँ कि कैसे उपयोग करते हैं। एंड बेबल स्क्वायर वर्ग को भी मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया है। जो बेबल स्क्वायर वर्ग होता है उसको भी मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर दिया है आप लोग के लिए। जो स्क्राइबर होता क्या है, मोटाइज गेज तथा सॉल क्या होते हैं, कैलिपर्स क्या होता है, ये सभी चीज़ मैं आपको अपनी वीडियो में बताया हूँ आपको। स्पिरिट लेवल क्या होता है और शाहुल क्या होता है, कर्तन और छीलन वाले औजार क्या होते हैं, कटिंग एंड शेविंग टूल्स क्या होते हैं मैंने इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छे तरीके बताया है। एंड आरियाँ होती हैं, आरी होती है, रिप आरी, और जो आरियाँ होती हैं उसके बारे में मैंने बताया है आपको। जो आरी हैं, रिप आरी और ये सब आरियों के बारे में बताया है। एंड डबटेल आरी के बारे में मैंने बताया है। टेंडन आरी के बारे में आपको बताया है। धनु आरी क्या होती है मैं इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। कंपास आरी तथा वर्क कर्तन क्या होता है ये भी मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने इस वीडियो में बताया है। एंड रुखनी क्या होती है, रुखनियाँ क्या होती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो गाइस, हम लोग आज काफ़ी अच्छे तरीके से जो पढ़ाई वाली वीडियोस हैं हमारी वो चल रही है और हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी जो वीडियो हैं वो बना चुके हैं। सो गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और गाइस, इसके आगे का जो बचा हुआ है, जो प्रैक्टिकल आपका बचा हुआ है, मैं वो प्रैक्टिकल आपको पूरी तरीके से बताऊँगा कि किस प्रकार से हम लोग प्रैक्टिकल बनाते हैं, असाइनमेंट हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग बात करेंगे अपने इस वीडियो में। सो गाइस, अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं। अगर चैनल पर हमारे नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। सो गाइस, अपनी वीडियो को यहीं पे स्टार्ट कर लेते हैं। सो है गाइस, हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बढ़ईगिरी के औजार, पकड़ने और सहारने वाले औजार, मापन और चिन्हक औजार, कर्तन और छीलन वाले औजार। हम लोग इसके बारे में आज हम लोग अपने इस चर्चा करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। ओके गाइस, तो पहला है पकड़ने और सहारने वाले औजार। जो होल्डिंग एंड मार्किंग टूल्स जो होता है, कार्यशाला में किसी भी कार्य को उचित रूप देने के लिए उस प्रक्रिया करना आवश्यक है। किसी भी निर्धारित कार्य को करने के लिए जांच को उचित प्रकार से पकड़ना आवश्यक होता है और औजार उस कार्यखंड पर जाने वाली प्रक्रिया के आधार पर उसे अलग अलग प्रकार से पकड़ते हैं। तो गाइस, तो सिंपली हम लोग देखिए बढ़ईगिरी के औजार हम लोग पढ़ने वाले हैं। पेज नंबर 1 है। एंड पकड़ने और सहारने वाले औजार, मापन और चिन्हक औजार, कर्तन और छीलन औजार। और हम लोग पहला हेडिंग है जो पकड़ने और सहारने वाले औजार पढ़ेंगे। होल्डिंग एंड मार्किंग टूल्स। कार्यशाला में किसी भी कार्य को उचित रूप देने के लिए उस पर प्रक्रिया करना आवश्यक है। उस पर क्रिया करना आवश्यक होता है। किसी भी निर्धारित क्रिया को करने के लिए जान को उचित प्रकार से करना आवश्यक होता है। फिर औजार उस कार्य खंड पर किसी की जाने वाली प्रक्रिया के आधार पर उसे अलग अलग प्रकार से पकड़ते हैं। गाइस, उसके बाद बेंच है दूसरा। बढ़ईगिरी में कार्य करने वाले आवश्यक वस्तु बेंच होती है।
जिसके एक ओर वाइस लगी होती है। बेंच शीशम या लकड़ी सॉल की मजबूत लकड़ी का बना होता है। इसी उपयुक्त माप लगभग 300 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर होती है। 300 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर इंटू 80 सेंटीमीटर होती है। इसका कार्य करने की ऊपरी सतह 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर मोटे तख्तों की बनाई जाती है तथा कटाई औजार रखने के लिए इसमें एक कुआं बना रहता है गाइस। और वाइस या इस्पात या लोहे की बनी होती है। वाइस बेंच वाइस क्या होती है हम लोग ये जानेंगे अब। यह इस्पात या लोहे की बनी होती है। इसका मुख्य भाग चल जबड़ा तथा स्थिर जबड़ा हैंडल व पेंच होता है। चल जबड़ा, स्थिर जबड़ा, हैंडल अथवा पेंच होता है। इसके स्थिर जबड़े को बोल्टों द्वारा बेंच पर स्थिर कर दिया जाता है तथा दूसरे जबड़े को पेंच व हैंडल की सहायता से आगे पीछे कर सकते हैं। स्थिर पेंच स्थिर जबड़े के नीचे बनी चूड़ियों से गुजरता है। जब हत्थे को घुमाते हैं तो पेंच स्थिर चूड़ियों में घूमने के कारण आगे पीछे सरकता है और जॉब पर यह ऐसे रहता है। तो गाइस एक बार फिर से हम लोग जानेंगे, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो बड़े गिरी का औजार, पकड़ने और सहारने वाले औजार, मापन और चिन्ह का औजार, ठीक है, कर्तन और छीलन औजार, और पकड़ने और सहारने वाले औजार कौन है? होल्डिंग एंड मार्किंग टूल्स जो है कार्यशाला में, जो कार्यशाला होती है, जो प्रयोगशाला होती है, जो कि लैब में किसी भी कार्यखंड को उचित रूप से देने के लिए जो भी कोई भी वर्क होता है उसे एकदम जेन्युइन रूप देने के लिए उस पर एक प्रोसेस करना जो होता है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। और किसी भी निर्धारित की कार्य, जो कोई भी निर्धारित क्रिया होती है, कोई भी निर्धारित प्रोसेस होता है, कोई भी निर्धारित वर्क होता है, उसे करने के लिए उचित प्रकार से पकड़ना आवश्यक होता है। ये ठीक है, उचित प्रकार से पकड़ना आवश्यक है। औजार उस कार्यखंड पर की जाने वाली प्रकार से पकड़ना, औजार उसके कार्यखंड की जाने के प्रकार के आधार पर अलग अलग प्रकार से पकड़ते हैं। बेंच बढ़ईगिरी में कार्य को करने के लिए आवश्यक वस्तु बेंच होती है, जिसके एक और वाइस लगी होती है। बेंच शीशम या सॉल की मजबूत लकड़ी का बना होता है। इसकी उपयुक्त माप लगभग 300 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर होती है। इसके कार्य करने की ऊपरी सतह 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर मोटे तह पे होती है। ओके गाइस, आ, 300 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर होती है। इसे कार्य करने की ऊपरी सतह 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर मोटाई तख्तों की बनी होती है तथा कटाई औजार रखने के लिए इसमें एक कुआं बना होता है। वाइस बेंच या इस्पात या लोहे की बनी होती है। इसके मुख्य भाग चल जबड़ा तथा स्थिर जबड़ा, हैंडल व पेन होता है। इसके स्थिर जबड़े को बाल्टों द्वारा बेंच पर स्थिर कर दिया जाता है और जबड़े को पेंच व हैंडल की सहायता से आगे पीछे कर सकते हैं। पेंच स्थिर जबड़े के नीचे बनी चूड़ियों से गुजरता है। हत्थे को घुमाते हैं तो पेंच स्थिर चूड़ियों को घुमाने के कारण पेंच आगे पीछे कर सरकता है और जॉब पर। एंड थर्ड नंबर है सी शिकंजा या जी शिकंजा। जो सी शिकंजा होता है और जी शिकंजा होता है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। इसके मुख्य भाग सी या जी आकार का फ्रेम तथा वर्गीकृत चूड़ी वाले पेंच होते हैं। ये क्रमशः आधात वर्ध ढलवा लोहा तथा मध्यम कार्बन इस्पात के बने होते हैं। फ्रेम के एक सिरे पर जबड़ा तथा दूसरे सिरे पर पेंच के लिए स्थान बना होता है। पेंच के भीतरी सिरे पर भी एक जबड़ा होता है और बाहरी सिरे पर अंगुष्ठ पेंच लगा होता है। इसमें कार्यखंड को जबड़ों के बीच पकड़ा जाता है और दोनों जबड़ों के बीच अधिकतम दूरी ही इसका आकार प्रदर्शित करती है। ये 5 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक के साइजों में उपलब्ध होते हैं। इनका प्रयोग लकड़ी चादरों के सरसे से चिपका कर दबा देने वाली बेंच को पकड़ने के लिए किया जाता है। एक बार हम लोग फिर से जानेंगे इसको बेंच जबड़े के बारे में।
सी शिकंजा जी शिकंजा होता है। इसके मुख्य भाग सी या जी आकार के फ्रेम अथवा वर्गीकृत चूड़ी वाले पेंच होते हैं। एक क्रमशः आधात वर्ध ढलवा लोहे तथा माध्यम कार्बन इस्पात के बने होते हैं। फ्रेम की एक सिरे पर जबड़ा तो दूसरे सिरे पर पेंच के लिए स्थान बना होता है। पेंच के भीतरी सिरे पर भी एक जबड़ा होता है। बाहरी सिरे पर एक अंगुष्ठ पेंच लगा होता है। इसके कार्यखंड को जबड़े के बीच पकड़ा जाता है। दोनों खंडों के बीच अधिकतम दूरी ही इसका आकार प्रदर्शित करती है। 5 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर के साइजों में उपलब्ध होते हैं। इनका प्रयोग लकड़ी चादरों को सरसे से चिपका कर दाब देने तथा बेंच पर लकड़ी के पकड़ने आदि में किया जाता है। उसके बाद हम लोग आगे जानेंगे जो छड़ शिकंजा, इसको संघार शिकंजा के नाम से भी जाना जाता है। किस शिकंजे के नाम से? संघार शिकंजे के नाम से जाना जाता है। इस शिकंजे का मुख्य भाग एक छड़ होती है और इसका संघार शिकंजे के नाम से भी जाना जाता है। इस शिकंजे का मुख्य भाग एक छड़ होता है जो आयताकार या टी या आई कांट में मुद्रा इस्पात से बनी होती है। इसके एक सिरे पर भारी शीर्ष होता है। एक लंबाई में थोड़ी दूर पर छेद बने होते हैं। शीर्ष में कार्बन इस्पात का बना होता है चूड़ी का वर्गाकार चूड़ी वाला पेंच गुजरता है। इसके बाहरी सिरे पर हत्था लगा होता है तथा दूसरे सिरे पर जबड़ा लगा होता है। जिसके बाहरी सिरे पर हत्था लगा होता है दूसरे सिरे पर जबड़ा लगा होता है। तो जब पेंच को घुमाया जाता है तो यह जबड़ा छड़ पर आगे पीछे सरकता है। इस जबड़े के सामने एक अन्य समंजनशील जबड़ा लगा होता है जिसके निचले भाग पर छिद्र बना होता है। जब जबड़े के सामने एक अन्य संयोजनशील जबड़ा छड़ पर लगा होता है। इसके निचले भाग से बने छिद्र या छड़ में बने छिद्र से एक पिन से गुजारा जाता है तथा इसे छड़ के किसी भी भाग पर स्थिर कर सकते हैं। पिन एक चेन के द्वारा जबड़े पर लगी होती है तथा जबड़ों के बीच कार्यखंड को रखकर पकड़ा जाता है। इसके द्वारा कार्यखंड जैसे साहनीर तख्तों के फ्रेम आदि को पकड़ा जाता है। छड़ शिकंजे का उपयोग लकड़ी के दो बड़े भागों को जोड़ते समय उन पर सरेस आदि लगाकर कुछ समय तक कसकर या दबाव देकर पकड़े रखने के लिए किया जाता है। साधारण तथा 60 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की लंबाई होती है। तो कुछ शिकंजों पर विस्तार छड़ लगाकर उन्हें अधिक लंबा करने का भी प्रबंध होता है। तो फाइनली गाइस एक बार हम लोग फिर से जानेंगे जो शिकंजा होता है। फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं इस चीज़ के बारे में। हम लोग सी शिकंजा के बारे में पढ़ रहे हैं। सी शिकंजा या जी शिकंजा के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके मुख्य भाग सी या जी आकार का होता है। फ्रेम तथा वर्गीकृत चूड़ी के वाले पेंच होते हैं। एक क्रमशः आघात वर्ध ढलवा लोहा तथा मध्यम कार्बन इस्पात के बने होते हैं। फ्रेम के एक सिरे पर जबड़ा तो दूसरे सिरे पर पेंच के लिए स्थान बना होता है। पेंच के भीतरी सिरे पर भी एक जबड़ा होता है तो बाहरी सिरे पर एक अंगुष्ठ पेंच लगा होता है। इसमें कार्यखंड जबड़ों के बीच पकड़ा जाता है तो दोनों जबड़ों के बीच अधिकतम दूरी ये इसके आकार को प्रदर्शित करती है। ये 5 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर साइज में उपलब्ध होते हैं। इसका प्रयोग लकड़ी के चादरों से सरसों के चिपकाने के लिए किया जाता है। चिपकाकर दाब देने तथा बेंच की लकड़ी पकड़ने आदि में किया जाता है इसका प्रयोग। हम लोग छड़ शिकंजा के बारे में जान लेते हैं। इसके संघार शिकंजा के नाम से भी जाना जाता है। शिकंजे का मुख्य भाग एक छड़ होती है जो आयताकार टी या आई काट से मुद्रा इस्पात से बनी होती है। इसके एक सिरे पर भारी शीर्ष होता है तथा लंबाई में थोड़ी दूर पर छेद बने होते हैं। शीर्ष से कार्बन इस्पात का बना एक वर्गीकरण चूड़ी वाला पेंच गुजरता है। इसके बाहरी सिरे पर एक हत्था लगा होता है तथा दूसरे सिरे पर जबड़ा लगा होता है। जब पेंच को घुमाया जाता है तो यह जबड़ा छड़ पर आगे पीछे सरकता है। इस जबड़े के सामने एक अन्य समंजनशील जबड़ा छड़ पर लगा होता है जिसके निचले भाग से बने छिद्र तथा छड़ से बने छिद्र के छिद्र से एक पिन को उचारा जाता है तथा इसे छड़ के किसी भी भाग पर स्थिर कर सकते हैं। पिन एक चेन के द्वारा जबड़े पर लगी होती है। जबड़ों के बीच कारखंड को रखकर पकड़ा जाता है। इसके द्वारा कारखंड जैसे सहनीर तख्तों के फ्रेम आदि को पकड़ा जाता है। छड़ शिकंजे का उपयोग लकड़ी के दो बड़े भागों को जोड़ते समय सरेस आदि लगाकर कुछ समय तक कसकर या दबाव देकर पकड़े रखने के लिए
किया जाता है। साधारणतः इससे 60 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की लंबाई होती है। शिकंजे का विस्तार छड़ लगाकर उन्हें अधिक लंबा करने में प्रयोग होता है। आप लोग हम फिगर के माध्यम से जानेंगे। ये G80 शिकंजा होता है। G80 शिकंजा इसे हम लोग सिंपली बोलते हैं G80 शिकंजा होता है। ये देखिए इसमें पेंच लगा होता है, पेंच। ये देखिए पेंच लगा हुआ है गाइस, फाइनली देख रहे हैं पेंच लगा हुआ कैसे कैसे ये पेंच लगा हुआ है। और ये देखिए ये है ये पेंच जब से सरकाएंगे इसे जब सरकाएंगे पेंच को, तो ये शिकंजा जो है ऊपर से लेकर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। नीचे इसमें हम कोई भी चीज़ रख देंगे, कोई भी मान लीजिए हम इसे रख देंगे। जब इसे सरकाएंगे तो जाहिर सी बात है जो शिकंजा होता है इसमें ये दबाव करेगा। दबाव करने के बाद पहले ये दबाव होगा, दबाव करने के बाद फिर इसे हम पेंच को घुमाएंगे यहाँ से, तो जाहिर सी बात है जो पेंच है वो इसमें वो हो जाएगा। फिर जाहिर सी बात है जो इसे जब घुमा देंगे तो ये जो जबड़ा होता है, जबड़े में ये कोई भी वस्तु जो रखी जाएगी, कोई भी जो कुछ रखा जाएगा वो पकड़ लेगा। पकड़ने के बाद फिर इसमें आसानी से हम इसमें जो छेद कर सकते हैं G80 शिकंजे से। ओके गाइस, तो G80 शिकंजा इसे हम लोग सिंपली बोलते हैं G80 शिकंजा। और एक दूसरा भी होता है, इसे हम लोग देखते होंगे जो भी लोहे की दुकान होती है वहाँ पे हम लोग सिंपली देखते हैं कि ये हत्था होता है। हत्थे से इसे हम घुमाते हैं, इस प्रकार से करके हम पूरी तरीके से घुमाते हैं उसे। हत्थे से ये हत्था होता है, इसे घुमाते हैं। इसमें पेंच लगा होता है, इस पर एक सिर होता है, इसमें जबड़ा ये जबड़ा होता है। इसे हम घुमाएंगे तो ये जाहिर सी बात है जो लोहे की जो शिकंजा होता है, शिकंजा इसमें निकलेगा। और शिकंजे से जो भी यहाँ पे मान लीजिए हम इसमें यहाँ पे रखेंगे, हम कोई भी वस्तु यहाँ पे रखेंगे तो जाहिर सी बात है ये जो शिकंजा हम लोग घुमाएंगे तो ये दोनों एकदम आस पास हो जाएंगे एकदम। इसे ऐसे पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद फिर हम इस पेंच के माध्यम से इसके एक सिरे को घुमाते हैं, राइट हैंड की तरफ घुमाते रहेंगे। और फिर जो शिकंजा है ये पूरा पकड़ लेगा। पकड़ने के बाद एक सिरे पर हम सिंपली इसमें भी जो हमारा जो यहाँ पे जबड़ा है, इन जबड़ों के बीच में हम सिंपली कोई भी वस्तु अगर रख देंगे तो वो जो है वो अच्छी तरीके से पकड़ लेगा। पकड़ने के बाद हम चाहे जो भी करना चाहें हम कर सकते हैं इसमें। हाँ, तो जो भी हम रखना चाहेंगे सो रख सकते हैं। इसे हम लोग छड़ शिकंजा के नाम से जानते हैं। छड़ों की जो है उसमें छेद किया जाता है, छड़ शिकंजे के माध्यम से छेद किया जाता है। इसमें जो है उसमें छोटी चीज़ों से छेद किया जाता है। छोटी चीज़ों जैसे मान लीजिए कोई पतली सी है, इसमें जो काफ़ी बड़ी चीज़ें होती है उसमें छेद किया जाता है। दोनों मशीनें हैं, काफ़ी अच्छी मशीनें हैं। दोनों मशीनों के द्वारा हम लोग कार्य करते हैं। दूसरा मापक तथा चिन्ह का औजार होता है। मापक और चिन्ह का औजार क्या होता है? हम लोग पेज नंबर 3 देख रहे हैं। मापक और चिन्ह का औजार देख रहे हैं। कार्यशाला में मापन जो भी हमारी जो लैब होती है उसमें हम लोग सिंपली मापने और उसमें जो है एक एरो लगाने के लिए जो भी औजार जो भी हम लोग इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, उसके पहले ही हमें मापन उसका जो है उसको सही तरीके से उसको मापते हैं तथा चिन्ह क्रिया का ज्ञान आवश्यक होता है कि हमको कहाँ पे चिन्ह लगाना है, हमको कहाँ पे मापना होता है, कहाँ पे हमें उसे स्क्रॉल करना है, कहाँ पे हमको क्या क्या करना होता है, चीज़ें हमको आवश्यक होती है। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तथा अन्य मापों का परिणाम ज्ञात करने में इसका मापन का प्रयोग होता है। किसी भी जैसे मापी मैं आपको फिगर के माध्यम से बताऊंगा कि लंबाई, चौड़ाई और ये सब ज्ञात करने के लिए भी मापों का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त औजारों में मापन तथा चिन्ह के औजार होते हैं। मापक और चिन्ह का औजार होते हैं। उपयुक्त औजारों में मापक और चिन्ह का औजार होते हैं। पैमाना, पहली बात करेंगे, पैमाने की बात करेंगे हम लोग पहले में। ये सब चिन्ह का औजार होते हैं। हम लोग पहले किसकी बात करने वाले हैं? पैमाने की बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। पहले फर्स्ट पे पैमाना या फिर रल, जिसे हम लोग रल बोलते हैं। यह इस्पात अथवा लकड़ी की एक पट्टी होती है। इस्पात और लकड़ी की एक पट्टी होती है जिस पर इंच, फुट या मिलीमीटर, सेंटीमीटर दोनों बने होते हैं। ये किसी भी वस्तु की माप का परिणाम ज्ञात करने के लिए चिन्ह लगाने में काम आते हैं। इनकी सहायता के द्वारा किसी माप का निशान लगाते समय ध्यान रखना आवश्यक है कि आँख पैमाने पर लंबवत हो, या जिस तल पर यह निशान लगाना हो पैमाने पर अंकित हुए निशान को छूता हो। उपयोगिता के आधार पर ये विभिन्न लंबाइयों और डिजाइनों के बनाए जाते हैं। जो पैमाना होता है ये इस्पात अथवा लकड़ी की पट्टी होती है। इस पर इंच, फुट या सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर दोनों बने होते हैं। ये किसी भी वस्तु की माप का परिणाम ज्ञात करने के लिए चिन्ह लगाने के काम आते हैं। इनकी सहायता के द्वारा किसी माप का निशान लगाते समय
यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आँख पैमाने पर लंबवत हो या जिस तल पर निशान लगाना हो पैमाने पर अंकित हुए निशान को छूता हो। उपयोगिता के आधार पर ये विभिन्न लंबाइयों तथा डिजाइनों के बनाए जाते हैं। और सिंपली हम लोग सेकंड पैमाना जानते हैं। प्रति पैमाना जो होता है इसे हम लोग जानेंगे। प्रति पैमाना इस पैमाने के दोनों ओर इंच या फुट या मिलीमीटर सेंटीमीटर में निशान लगे होते हैं। धरती पैमाना प्रति पैमाना बॉक्स लकड़ी का बनाया जाता है। वातावरण का प्रभाव न्यूनतम रखने के कारण ही इसे फॉक्सवुड का बनाया जाता है, क्योंकि फॉक्सवुड में सिकुड़न तथा वह ऐंठन कम होती है। या 60 सेंटीमीटर होता है। इसकी कुल लंबाई 15 सेंटीमीटर लंबे 4 भागों में बटी होती है। ये भाग आपस में कब्जे द्वारा होते हैं तथा इस प्रकार मोड़ यह 15 सेंटीमीटर के आकार में परिवर्तन हो जाता है। बढ़ई में इसका प्रयोग अधिकतम किया जाता है। एंड बी है लचीला और इस्पाती पैमाना। यह बड़ी मापों के लिए उपयुक्त होता है। इसमें मुख्यतः 5 मीटर लंबी लचीली स्टील की पत्ती होती है, जिस पर मिलीमीटर सेंटीमीटर तथा मीटर में निशान लगे होते हैं। जब इसका उपयोग नहीं किया जा रहा होता है तो इसके चमड़े या प्लास्टिक अथवा इस्पात के खोल के अंदर लपेट कर रखा जाता है तथा इसमें उपयोग आवश्यक होता है। तो सिंपली एक बार हम लोग फिर से जानेंगे इसके बारे में। मापन और चिन्हक औजार के बारे में हम लोग फिर से जानेंगे। इस कार्यशाला में मापन तथा चिन्हक औजार का प्रयोग करने से पहले हमें मापन तथा चिन्हक क्रिया का ज्ञान आवश्यक होता है। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तथा अन्य मापों का परिणाम ज्ञात करने की क्रिया मापन कहलाती है। अतः मापन व चिन्हक में उपयुक्त औजार की मापन व चिन्हक औजार होते हैं। पैमाना, इसका पैमाना क्या होता है? यह इस्पात अथवा लकड़ी की पट्टी होती है, जिस पर इंच, फुट या मिलीमीटर सेंटीमीटर दोनों बने होते हैं। ये किसी भी वस्तु की माप का परिणाम ज्ञात करने के लिए चिन्ह लगाने के काम आते हैं। इनकी सहायता के द्वारा किसी भी माप का निशान लगाते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आँख पैमाने पर लंबवत हो तथा जिस तल पर निशान लगाना हो पैमाने पर अंकित हुए निशान को छूता। उपयोगिता के आधार पर विभिन्न लंबाइयों के डिजाइनों में बनाए जाते हैं। प्रति पैमाना इस पैमाने के दोनों ओर 1 इंच, फुट तथा मिमी सेंटीमीटर में निशान लगे होते हैं। प्रति पैमाना बॉक्स लकड़ी का बनाया जाता है। वातावरण का प्रभाव न्यूनतम रखने के कारण इसे फॉक्सवुड में बनाया जाता है, क्योंकि फॉक्सवुड में सिकुड़न व ऐंठन कम होती है। यह 60 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर लंबे 4 भागों में बटी होती है। भाग आपस में कब्जे द्वारा होते हैं। इस प्रकार मोड़ कर 15 सेंटीमीटर के आकार में परिवर्तन हो जाता है। बढ़ई में इसका प्रयोग किया जाता है। लचीला इस्पाती पैमाना, स्टील रूल, ये बड़ी मापों के लिए उपयुक्त होता है। इसमें मुख्यतः 5 मीटर लंबी लचीली स्टील की पत्ती होती है, जिस पर मिलीमीटर सेंटीमीटर तथा मीटर के निशान लगे होते हैं। जब इसका उपयोग नहीं किया जाता है तो इसे चमड़े या प्लास्टिक अथवा इस्पात के खोल के अंदर लपेट कर रखा जाता है तथा उपयोग में आवश्यक होती है। अब लोग फिगर के माध्यम से हम लोग इसको समझ। जो प्रति पैमाना है वो इस प्रकार बनता है। देखिएगा, इस प्रति पैमाना जो होता है वो उसके ऊपर भी होता है लाइनिंग जो होती है, जिसे हम लोग स्केल जानते हैं, वो वही स्केल होती है ये भी, और इसे हम लोग प्रति पैमाना के नाम से जानते हैं। देखिए किस प्रकार से बना हुआ है। हम लोग सिंपली एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, फिर उसकी पतली सी लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मतलब जो भी है हमको वो सिंपली लिखते हैं। उसके बाद फिर नीचे लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर इस प्रकार से करते हैं, फिर नीचे लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद फिर वहीं से भी एक नीचे और लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर सिंपली ले जाते हैं सीधा, फिर ऐसे ले जाते हैं, फिर गोला करते हैं। गोला करने के बाद फिर इसे लाते हैं, यहाँ पे मिला देते हैं हम लोग, और सिंपली ऊपर वाले पैमाने से हम लोग मिला देते हैं। फिर नीचे एक पैमाना जो उसमें नंबरिंग करते हैं हम लोग सिंपली 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 तक हम लोग पैमाने करते हैं। उसके बाद फिर एक नीचे से लाइन जो दी है, देखिए ये लाइन ड्रॉ हुई है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर हमको उसमें लाइनिंग खींच देते हैं। सिंपली ऐसे करके हम लोग लाइनिंग खींच देंगे तो हमारा जो प्रति पैमाना है वो बन जाएगा। इसका उपयोग हम लोग आपको पहले ही बता चुके हैं, मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं इसका उपयोग कैसे इसका उपयोग किया जाता है, प्रति पैमाने का उपयोग कैसे होता है, ये आपको मैं बता ही चुका हूँ अपने इस वीडियो में। तो हम लोग लचीला इस्पात पैमाने के बारे में जान लेते हैं। लचीला इस्पात पैमाना क्या होता है, इसका उपयोग किस प्रकार होता है। तो लचीला इस्पात पैमाना, ये देखिए लचीला इस्पात पैमाना होता है। सबसे पहले इसे हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को ऐसे ड्रॉ करना होगा एक रेक्टेंगल।
उसके बाद फिर हल्का सा लाइन खींचने के बाद फिर उसे मिला देंगे सिंपली। फिर उसे इस प्रकार से करने के बाद फिर हल्का सा तिरछा करेंगे, फिर लाएंगे, फिर सीधे मिला देंगे। और सिंपली ये ऐसे करके ऐसे कर देते हैं सिंपली। फिर और मिला देते हैं 2-3 बार, पूरा मिला देते हैं ऐसे जैसे मिलाया हुआ ये लाइन खींच ड्रा कर देते हैं, ये लाइन ड्रा कर लेते हैं एंड ये लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये लाइन ड्रा कर लेते हैं। पूरी लाइनिंग जो है हम लोग ड्रा कर लेते हैं सिंपली। और काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग लचीला इस्पात पैमाना बनाते हैं। इसका उपयोग हम लोग आपको बता ही चुके हैं। इसका उपयोग जो होता है वो काफ़ी लचीले पैमाने का उपयोग जो हम आपको बता ही चुके हैं किस प्रकार इसका उपयोग होता है, किस प्रकार से ये लचीला पैमाना जो लचीला पैमाना होता है वो कैसे कैसे इसका उपयोग किया जाता है मैंने आपको बता ही चुका हूँ। आप लोग एक बार देख लीजिए लचीला पैमाना कैसे कैसे होता है, आप लोग एक बार देख सकते हैं। मध्यावधि लगा रहेगा वहाँ सब जगह हो जाएगा। हाँ ठीक है, बोल में जाना और एक हाथ से बता देना सुना सही होता है। इस प्रकार से हम लोग देखिए लाइन इस प्रकार से हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये लाइन ड्रॉ कर लिए, फिर ऐसे लाए, ऐसे लाए, फिर ऐसे लाए, फिर ऐसे लाए, ऐसे कर लेते हैं। इस कैसे कर लेते हैं, फिर इसे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, फिर सिंपली ऐसे 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 हम लोग फिगर ये बना लेते हैं। लचीला इस्पात पैमाना हम लोग सिंपली बना चुके हैं। और हम लोग बात करेंगे थर्ड पैमाने के बारे में। एंड लंबाई का ही खोल बाहर निकला होता था और होता है इस पर बड़ी मापों के लिए उपयोगी होता है, रखने में काफ़ी सुविधाजनक होता है। दूसरे हम लोग बात करेंगे गुनिया के बारे में, ट्राई स्क्वायर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ट्राई स्क्वायर क्या होता है हम लोग आप बात ही नहीं करेंगे, हम लोग पूरा बताएंगे भी, समझाएंगे भी आप लोग को कि किस प्रकार से गुनिया का प्रयोग होता है। इसमें इस्पात का एक प्लेट लकड़ी के या स्टील के स्टॉक में इस प्रकार खेटित किया जाता है कि इसके अंदर इसके अंदर की तरफ ब्लेड तथा हैंडल के बीच 90 डिग्री का कोण हो। सामान्यतः स्टॉक ढलवा लोहे के बने होते हैं, किंतु लकड़ी के स्टॉक की दशा में इसके अंदर की एक सतह पर पीतल की पट्टी लगी होती है, जिससे लकड़ी के साथ रगड़ कर लगाने पर यह जल्दी ना घिसे। ब्लेड की लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर होती है तथा स्ट्रोक सामान्यतः 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। हैंडल ब्लेड की अपेक्षा अधिक मोटा होता है, जिससे इसकी भीतरी सतह लकड़ी के किनारे के साथ मिलकर रखी जा सकते तथा ब्लेड लकड़ी की सतह पर हो जिस पर कि चिन्ह लगाना है। और उसका उपयोग जो होता है उसके गुनिया की सहायता से दो लगी हुई सतहों के बीच समकोण की जांच करने, समानांतर तथा लंबवत रेखाएं खींचने, लंबाई तथा पहले खींची रेखाओं की यथार्थता का पता लगाने व सतह की समतलता का पता लगाने में काम आता है। बेबल स्क्वायर या वर्ग, गुनिया के समान बेबल स्क्वायर में एक स्टील या प्लेट तथा लकड़ी या स्टील का हैंडल या स्ट्रोक होता है, परंतु बेबल वर्ग में हैंडल के स्वेट नहीं लगा होता है। बेबल वर्ग में हैंडल में स्वेट नहीं लगा होता है। यह हैंडल के साथ 0 से 180 डिग्री तक किसी भी कोणीय स्थिति पर स्थिर किया जाता है।
ब्लेड में एक खांचा होता है जिससे इसे हैंडल पर लंबाई में आसानी से सरकाया जा सकता है। ब्लेड के खांचे में से होकर हैंडल में हिंज होता है। और ब्लेड का एक सिरा 45 डिग्री के कोण पर कटा होता है तथा दूसरा सिरा अर्ध वृत्ताकार तथा दोनों किनारे सीधे समांतर होते हैं। एक एडजस्टिंग स्क्रू के द्वारा ब्लेड है। इसका प्रयोग अधिकतर वेल्डन के लिए किनारों पर बने बेवल जांच करने तथा डबटेल जोड़ चिन्हित करने में किया जाता है। डबटेल जोड़ चिन्हित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। सिंपली हम लोग जान जाते हैं। फिर से हम लोग चर्चा करेंगे गुनिया के बारे में। जो ट्राई स्क्वायर होता है इसमें इस्पात का एक प्लेट या लकड़ी के एक स्टॉक में इस प्रकार चिन्हित किया जाता है कि अंदर की तरफ ब्लेड तथा हैंडल के बीच 90 डिग्री का कोण बना होता है। ब्लेड जो लकड़ी की सतह पर जो हो सके तथा चिन्ह लगाना है। हम इसका उपयोग जानेंगे गुनिया की सहायता से दो लगी हुई सतहों के बीच स्क्वायर में एक स्टील या ब्लेड तथा लकड़ी का स्टील हैंडल स्टॉक होता है, परंतु बेवल वर्ग में ब्लेड हैंडल रिवेट नहीं होता है। यह हैंडल 0 से 180 डिग्री से किसी भी कोणीय स्थिति पर स्थिर होता है। ब्लेड में एक खांचा होता है, इसमें से हैंडल पर लंबाई में आसानी से सरकाया जा सकता है। ब्लेड खांचे में होकर हैंडल का हिंज होता है। ब्लेड का एक सिरा 50 डिग्री के कोण तथा पर कटा होता है, दूसरा सिरा अर्ध वृत्ताकार तथा दोनों किनारे सीधे समांतर होते हैं। एडजस्टिंग स्क्रू के द्वारा ब्लेड है तो इसका प्रयोग अधिकतर वेल्डन के लिए किया जाता है। बने बेवल की जांच करने के लिए किया जाता है। डबल टोल चिन्हित में मापा जा सकता है। और अब हम लोग फिगर के माध्यम से जानेंगे बेवल वर्ग कैसे बना होता है। तो हम लोग पेंसिल उठा लेते हैं और देखिए गाइस किस प्रकार से बना हुआ है। देखिए एक लाइन एकदम सीधी लाइन जा रही है। हम लोग फिर जैसे हल्का सा फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ पे ला के रोक देंगे, फिर से भी लाएंगे, यहाँ पे ला के रोक देंगे, फिर सिंपली एक लाइन उठा के ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने के बाद सिंपली सीधे ले आएंगे और फिर एक लाइन जो है इधर से बनाएंगे। इधर से बना के हल्का सा इसे मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद ले जाएंगे इस साइड, फिर यहाँ से वही सीधी लाइन स्केल्स के माध्यम से इस प्रकार से बना देना है। उसके बाद फिर जैसे हम लोग ये बना चुके थे ये चीज़, फिर उसी के समानांतर एक पूरी सीधी लाइन खींच देनी है। देखिए लाइन आ रही है, लाइन ड्रॉ करनी है हमको। ये लाइन फिर ऊपर ऐसे लेके जानी है स्केल के माध्यम से। उसके बाद फिर एक लाइन ऐसे सिंपली बना लेनी है और एक लाइन और ड्रॉ करनी है इस प्रकार से। फिर यहाँ पे ऐसे बना लेना है, इसमें मिला देना है, फिर एक लाइन और ड्रॉ कर देनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर हमको ऐसे इस प्रकार मिला देना है। एंड वन लाइन इधर भी ड्रॉ कर देनी है, ड्रॉ करने के मिला देना है। एक लाइन ये भी है, ये भी यहाँ से करके यहाँ से मिला के ऐसे इस प्रकार से कर देना है। उसके बाद नीचे फिर ला के नीचे इस प्रकार से कर देना है। फिर इस प्रकार से फिर आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और फिर इधर से ब्लेड स्थिर करने का पेंच होता है। ये ब्लेड स्थिर करने का पेंच होता है। इस प्रकार से हम लोग ब्लेड को स्थिर कर सकते हैं और इसे यहाँ से हम लोग घुमा सकते हैं अच्छे तरीके से। और ये हैंडल लगा होता है जो कि जाएगा और उसमें जो हैंडल छेद होता है ये ब्लेड होती है। तो गाइस ये ब्लेड होती है, जो ब्लेड बेवल वर्ग से हम लोग सिंपली बोलते हैं, बेवल वर्ग बोलते हैं, ये ब्लेड होता है गाइस। तो हम लोग नेक्स्ट फिगर जो है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट फिगर जो है हमारा वो गुनिया का फिगर है। गुनिया से हम लोग किस प्रकार से मापते हैं। देखिए लकड़ी का हैंडल लगा होता है, सिंपली बनाएंगे कैसे। सिंपली एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये देखिए एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं एक अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर एक ऐसे जाएंगे, ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर हल्का सा तिरछा लाइन करेंगे, हल्का सा तिरछा कर देंगे लाइन ऐसे, फिर ड्रॉ कर लेंगे यहाँ तक। उसके बाद फिर ये जो लाइन है यहाँ से ड्रॉ करने के बाद ऊपर ले जाएंगे और फिर यहाँ पे क्रॉस करेंगे, फिर सिंपली ये बनाएंगे।
सिंपली ये ले जाएंगे, फिर ऐसे ले जाएंगे, फिर ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, फिर ऐसे बना देंगे हम लोग सिंपली गुनिया। इसमें ब्लेड लगा होता है, ये 90 डिग्री का कोड होता है, 90 डिग्री का कोड होता है गाइस। यहाँ का इसे 90 डिग्री का कोड होता है, ये 90 डिग्री यहाँ पे लिखा होता है। और यहाँ पे पीतल की पट्टी होती है, पीतल की पट्टी होती है, ये पीतल की पट्टी होती है गाइस। और लकड़ी का हैंडल लगा होता है, इसमें लकड़ी का जो हैंडल लगा होता है। अच्छी तरीके से हम लोग आपको, आई होप कि आपको हम उन्हें अच्छी तरीके से समझा चुके होंगे। अब हम लोग लकड़ी के जोड़ की बात करेंगे। वुड्स जॉइंट, जो लकड़ी का जोड़ होता है, वुड्स जॉइंट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट है वुड जोड़, इसमें वुड जॉइंट जो होता है, इस प्रकार के जोड़ में लकड़ी का एक भाग, एक सिरा दूसरे भाग के सिरे से जोड़ा जाता है। सामान्यतः इसका उपयोग तरखे के जोड़ कर चौड़ाई, बढ़ाई तथा विभाजक दीवारें आदि बनाने में होता है। इन जोड़ों में प्रयुक्त औजार सामान्यतः रंधा, आरी, परीक्षण, वर्ग, पैमाना आदि होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं: सीधा जोड़, डबलिंग पेन जोड़, जीभ या खांचा जोड़, कुलमी जोड़, बट तथा तमाम जोड़। तो सिंपली हम लोग फिर से देख लेते हैं बट जोड़ को। तो ये बट जोड़ होता है, इस प्रकार के जोड़ में लकड़ी का एक भाग का एक सिरा दूसरे भाग के एक सिरे से जुड़ा होता है। सामान्यतः इसका उपयोग तरके में जोड़कर चौड़ाई तथा बढ़ाई विभाजक की दीवारों आदि बनाने में होता है, बढ़ाई की विभाजक दीवारों में आदि बनाने में होता है। और औजार सामान्यतः रंधा, आरी, परीक्षण, वर्ग, पैमाना आदि के निम्न प्रकार के होते हैं: सीधा जोड़, डेवलपिंग पेन जोड़, जीभ और खांचा जोड़, कुर्मी जोड़, बट तमाम जोड़। लैप या चढ़ाव जोड़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस प्रकार के जोड़ में दो जोड़ जाने वाले भाग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए रहते हैं। साधारणतः इन दोनों जोड़ों का प्रयोग उन वस्तुओं को बनाने में किया जाता है जहां मजबूत जड़ की आवश्यकता होती है। इन जोड़ों के खिड़कियों तथा दरवाजों के चौखटों के दौरान आदि में प्रयोग करते हैं। इसमें पेन, कील या सरोप आदि की मजबूती दी जाती है। सामान्यतः लैप बनाने के परीक्षण चिन्ह, मेज, टेन, नारी और वाइस तथा रुखानी आदि औजारों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के लैप जोड़ निम्न प्रकार होते हैं: सारी लैप जोड़, क्रॉस लैप जोड़, टी लैप जोड़, डेवलपर, बैरेट, पताक लैप जोड़। इस प्रकार के लैप जोड़ होते हैं, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं सिंपली अपने इस वीडियो में। तो सिंपली हम लोग जानेंगे बट जोड़ के बारे में बात कर लिए, लैप जोड़ या चढ़ाव जोड़ के बारे में हम लोग बात कर लिए, सिरा लैप जोड़, क्रॉस लैप जोड़, टी लैप जोड़, डेवलटेन, बैलेट, तमाक, ये लैप जोड़ जो होते हैं इसके बारे में हम लोग अपनी वीडियो में चर्चा करते हैं। अब इनके बारे में हम लोग एक बार हम लोग फिगर के माध्यम से जान लेते हैं किस प्रकार से बना होता है। ये देखिएगा, सिंपली हम लोग पेंसिल ले लेते हैं। सिंपली पेंसिल लेने के बाद देखिए, ये सिंपली हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये किस प्रकार से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। फिर देखिए सिंपली सीधे सीधे चले जाते हैं और ये देखिए ये कैसे लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे हम लोग चिन्हक चाकू या स्क्राइबर भी बोलते हैं। चिन्हक चाकू या स्क्राइबर इसे हम लोग सिंपली बोलते हैं। इसे हम लोग गाइस क्या बोलते हैं? चिन्हक चाकू या स्क्राइबर हम लोग इसको बोलते हैं। एंड सेकेंड है ये इसको, इस फिगर को पहले बनाने के लिए पहले हम लोग इसको पूरा हटाने के बाद पहले हम लोग इसको बनाएंगे, इससे इस चीज़ को बनाने के लिए सिंपली एक आपको ऐसे ही लाइन खींच देनी है सिंपली। उसके बाद तिरछा कर देना है, फिर ऐसे ला देना है, फिर इस प्रकार ला देनी है, फिर इस प्रकार ला देनी है, इस प्रकार ला देनी है। उसके बाद फिर ये इस प्रकार ला देना है। फिर उसके बाद ये पहले ये बनाना है। यह बनाने के बाद ये आप पूरी तरीके से बना लीजिए। उसके बाद फिर हल्का नीचे ड्रॉ कर लीजिए, इधर ड्रॉ कर लीजिए, इधर ड्रॉ कर लीजिए, फिर ये लाइन और उसके बाद फिर ऐसे से ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद फिर आप यहाँ पे बूंदी रखने के बाद फिर आपको ऐसे से ड्रॉ कर देना है। देन आपको फिर यही लाइन सीधे सीधे लेके जानी है। फिर यहाँ पे आपको कर देना है, फिर ऐसे कर देना है आपको। फिर ये लाइन ये आपको कर देना है। ये पेंच होता है गाइस, सिंपली इसे हम लोग पेंच बोलते हैं। एंड ये खांचा होता है, जो खांचा होता है इसे हम लोग खांचा बोलते हैं। ये गुटका होता है। एंड ये सरकने वाली पिन होती है, ये थर पिन होती है। एंड इसे हम लोग सिंपली इस प्रकार से बना सकते हैं और इसे हल्का सा लाइन ड्रॉ करनी है। फिर इस प्रकार से हम लोग को इसे करना है। इसे हम लोग सॉल या मार्टिस गेज के नाम से जानते हैं। सॉल या मार्टिस गेज के नाम से, सिंपली हम लोग सॉल या मार्टिस गेज के नाम से भी जानते हैं। एंड ये थर्ड हम लोग का है, ये वाला है थर्ड, जो इसको बनाने के लिए हम सिंपली क्या करना पड़ेगा, हमको सिंपली एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। एंड सिंपली पहले एक रोलिंग कर लेना है, 2 रोलिंग कर लेनी है गोल गोल।
उसके बाद रोलिंग से सिंपली एक स्केल लेना है, स्केल से लाइन खींचनी है। उसके बाद फिर ये यहाँ से रोलिंग करने के बाद हल्का फोल्ड करने के बाद फिर ऐसे, उसके बाद फिर ये इधर से एक लाइन खींच लेनी है। हम लोग को सिंपली ऐसे बनाना है। फिर इस प्रकार से बनाने के बाद ऐसे कर देना है। उसके बाद फिर मिला देना है। इसे से एक लाइन ऐसे खींच देनी है, एक लाइन ऐसे खींच देनी है, एक लाइन ऐसे खींच देनी है। हम लोग देख लेना है ऐसे कि समांतर है कि नहीं। इसे हम लोग कैलिपर्स आकार बोलते हैं। ये जो आकार है इसे हम लोग कैलिपर्स आकार बोलते हैं। ये है रिवेटेड जॉइंट, इसे हम लोग सिंपली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिवेटेड जॉइंट बोलते हैं। साधारण आउटसाइड कैलिपर्स इसे हम लोग जानते हैं, साधारण आउटसाइड कैलिपर्स के नाम से जानते हैं। तो फाइनली गाइस आपको तीनों फिगर देख लीजिए, फिर से आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तीनों फिगर का। ये है फर्स्ट फिगर हम लोग दे दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एंड ये सेकंड फिगर है, सॉल या मार्टिस गेज का फिगर है, इसे हम लोग इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड लास्ट में है रिवेटेड जॉइंट जो सारा आउटपुट है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से। तो इस बार हम लोग जानेंगे इसके बारे में स्क्राइबर तथा चिन्हक चाकू क्या होता है। स्क्राइबर और चिन्हक चाकू हम लोग फिगर आपको दिखा चुके हैं पहले। स्क्राइबर कैसे होता है, मोर्टाइज गेज तथा सॉल कैसे होता है, कैलिपर्स आपको मैं इसके पहले वाले वीडियो में फिगर में आपको बता चुका हूँ किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से क्या होता है। तो यह इस्पात के गोल छड़ से लगभग 200 सेंटीमीटर की लंबाई बचा होता है तथा इसका एक सिरा नुकीला तो दूसरा सिरा चपटा व धारदार होता है। साधारणतः नुकीले भाग में बिंदु चिन्हित किए जाते हैं तथा चपटे भाग में रेखाएं खींची जाती हैं। मोर्टाज गेज तथा सॉल किसे बोलते हैं, यह चिन्ह गेज अथवा गेज की तरह होता है। इसमें दो चिन्ह पिनें होती हैं। इसमें एक स्थिर पिन होती है तो दूसरी सर्पी पिन होती है। सर्पी पिन के तने में खांचे में अलग आगे पीछे सरकाया जा सकता है। तने के एक सिरे पर पेंच लगा होता था जिसे सर्पी पिन के सांचे में आगे पीछे सरकाया जा सकता है। इस प्रकार दोनों पिनों की बीच की दूरी इच्छा अनुसार निर्धारित रखी जाती है। मोटाइज गेज द्वारा परस्पर निश्चित दूरी पर दो समानांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस गेज का अधिकतर उपयोगिता सॉल या मोर्टल तथा टेनन चिन्ह लगाने में किया जाता है। इस गेज का अधिकतम उपयोगिता। कैलिपर्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कैलिपर्स क्या होता है हम लोग इसके बारे में जानेंगे। यह एक मापन औजार होता है पैमाने पर जहां माप सुविधाजनक नहीं लगी जा सकती है वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। इनकी मुख्यतः दो टांगें होती हैं जो एक ही सिरे पर चिन्ह पर लगी होती हैं। इन दोनों टांगों की सहायता से ही माप ली जाती है मुख्यतः। तथा कैलिपर्स दो प्रकार के होते हैं, कैलिपर्स तथा बाज। कैलिपर्स के द्वारा फ्लैंज, ट्यूब, सॉफ्ट या इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के बाहरी व्यास की माप ली जाती है तथा अंत में कैलिपर्स द्वारा भीतरी व्यास को मापे तथा मापों के परीक्षण भी किया जाता है। स्पिरिट लेवल की चर्चा करेंगे। इसी की सहायता से किसी तल की क्षैतिजता की जांच की जा सकती है। इसी की सहायता से एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं इसको। इस गेज का अधिकतर उपयोगिता सॉल या मोर्टाइज तथा टेनन चिन्ह लगाने में किया जाता है। हम लोग कैलिपर्स की बात करेंगे। कैलिया है एक मापक का औजार होता है। इस पैमाने पर मापक सुविधाजनक नहीं लगी होती है।
सो गाइस हम लोग फिगर के माध्यम से आपको इसके पहले ही बता चुके हैं, एक बार हम लोग फिर से आपको फिगर दिखा देते हैं इन तीनों का। तो सिंपली देखिए, सॉल्व द चूल जोड़ होता है, बंद जोड़ सिंपली इसे बनाएंगे कैसे। हम लोग पेंसिल लेते हैं तो बताते हैं पेंसिल कैसे बनाते हैं। एक लाइन सिंपली ये पहले हम लोग ड्रॉ किए हैं, इसके बाद ये लाइन ऐसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये जो लाइन ड्रॉ कर लिए थोड़ा उसके ऊपर आगे बढ़ाते हैं, हल्का से नीचे ले जाते हैं, फिर ये लाइन यहाँ से मिला देते हैं, फिर ये लाइन तिरछा कर देते हैं, फिर इस प्रकार से ये कर लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ये है, फिर इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, फिर इस प्रकार से हम लोग सिंपली कर लेते हैं। उसके बाद फिर ऐसे 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 फिर यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे कर लेते हैं। इस प्रकार से हल्का 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 हम लोग कर लेते हैं। फिर इस प्रकार से हम लोग ऐसे कर लेते हैं, फिर हल्का से तिरछा कर लेंगे तो हमारा जो है सॉल्व द चूल जोड़ बन जाएगा। इसे हम लोग बंद जोड़ के नाम से भी जानते हैं। और सिंपली सेकंड जो हमारा है वो भी फिगर हम लोग देख लेते हैं, सेकंड फिगर को। तो सिंपली हम लोग टेल या डॉटेल जोड़ के बारे में चर्चा कर रहे थे। टेल या डॉटेल जोड़ क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानने वाले थे। तो फिगर किस प्रकार से बनता है, फिगर देखिए। सबसे पहले हम लोग बहुत ही अच्छा फिगर है, हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा इस फिगर को बनाने के लिए, नहीं तो सिंपली हमारे जो फिगर है ये अच्छी तरीके से नहीं बन पाएगा। और फिगर बनाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो आपको हमारी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। टेल या डॉटेल जोड़ को हम लोग किस प्रकार बनाते हैं। सिंपली एक लाइन इस प्रकार से खींच लेनी है, और इस प्रकार से खींच लेना है, इस प्रकार से खींच लेना है, एंड इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से, एंड ये सिंपली ऐसे एक लाइन और ड्रॉ कर लेनी है, इस प्रकार और लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इस प्रकार से और ड्रॉ कर लेनी है, इस प्रकार से लाइनिंग, एंड इस प्रकार से लाइनिंग और ड्रॉ कर लेनी है आपको, इस प्रकार से लाइनिंग और ड्रॉ कर लेनी है, और अच्छे तरीके से आपको लाइनिंग कर लेनी है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपको ऐसे ऐसे लाइनिंग कर लेनी है। देखिए मैं आपको कैसे बता दे रहा हूँ। सिंपली फिर लाइन ऐसे करना है, फिर लाइन इस प्रकार करनी है, फिर ऐसे ऐसे जाना है, फिर इस प्रकार आना है, फिर इस प्रकार आना है। ऐसे ऐसे करते हुए आपको यहाँ से तिरछा कर लेना है, फिर आपको ऐसे लेना है, फिर आपको इस पर जाना है, ऊपर जाना है, फिर लाना है, फिर लेना है, तिरछा करना है, फिर इधर आना है, फिर इधर जाना है, फिर ऐसे करते हुए लगातार आपको जोड़ते हुए आपको ऐसे करते हुए आपको पहुँच जाना है यहाँ पे। उसके बाद फिर आपको सिंपली इस प्रकार से कर देना है, इस प्रकार से आपको सिंपली इसे ऐसे करके आप सिंपली अपना जो फिगर है अच्छे तरीके से बना सकते हैं। एंड सेकंड उसके बाद फिर इसको बनाना है, इसको आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, फिर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा फिगर ये। फिर इस प्रकार से इसे ऐसे बना लेंगे, इस प्रकार से इसे ऐसे बना लेते हैं अच्छे तरीके से। फिर गाइस तो सिंपली हम लोग ऐसे बना लेते हैं, एंड इस प्रकार से इसे इस प्रकार से हम लोग बना लेते हैं, यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। इसके बाद फिर ऐसे मिलाते हैं, इस प्रकार से हम लोग कर लेते हैं। देन हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करने के बाद ऐसे ऐसे लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, एंड हम लोग लाइन ड्रॉ कर चुके हैं। ऐसे टेल या डॉटेल जोड़ हम लोग सिंपली देख चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग को हल्का 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 लाइन खींच देना है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है गाइस, सिंपली हम लोग को ऐसे ऐसे लाइन खींच देना है, एंड हल्का 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 करके हम लोग को लाइन खींच देंगे। हमारा ये हो गया। उसके बाद फिर ये बचा हुआ था, इसको हम लोग ऐसे करते हैं, इसको हम लोग ऐसे कर इस प्रकार से कर लेते हैं अच्छे तरीके से। और देखिए हम लोग सिंपली कैसे कैसे कर ले रहे हैं। एंड फिर इसमें भी हम लोग जो फिगर है इसमें भी हम लोग पेंसिल चला लेते हैं हल्का हल्का ऐसे ऐसे। ठीक है गाइस, सिंपली हम लोग को गोद देना है इसमें फिगर में, ठीक है। और फिर सिंपली क्रॉस का चिन्ह लगाना है यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्रॉस 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 क्रॉस, यहाँ पे हमको क्रॉस का चिन्ह लगाना है। ये देखिए बी है, और ये मार्केट, ये मांगकेट है, ये इसे हम लोग सिंपली मांगकेट बोलते हैं। ये सब जो है मांगकेट होते हैं। और ये पिन होता है, ये क्या होता है, पिन होता है। और ये केंथा होता है, केथा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग पूरे भाग को केथा बोलते हैं। ये सॉकेट होता है, ये जो सॉकेट होता है इसे हम जो लाइनिंग है इसे गेज रेखा बोलते हैं। फिर गाइस ये लाइनिंग जो है गेज रेखा होता है, ये सॉकेट होता है, ये केथा होता है, इसे टेबल या डॉटेल होता है बोलते हैं। डॉटेल जोड़ सिंपली हम लोग पूरा इसे जानते हैं डॉटेल जोड़ के नाम से। अब हम लोग साहुल के बारे में जानेंगे। यह पीतल अथवा इस्पात का बना हुआ एक लट्ठ के आकार का होता है। इसका ऊपरी सिरा एक मजबूत डोरी से बंधा होता था, चिन्ह तथा निचला सिरा नुकीला होता है। इस डोरी को सामान्यतः एक लकड़ी की डोरी में पिरोया जाता है। पट्टी की लंबाई लट्ठ के अधिकतम व्यास के बराबर होती है। इसका उपयोग ऊर्ध्व सतहों की सिधाई की जांच करने में किया जाता है, तथा इसके लिए पट्टी के सिरों को सतह पर टिकाकर तथा लट्ठ को लटकाकर सतह की सिधाई की जांच की जाती है।
जिस पर स्थान गुनिया का उपयोग नहीं किया जा सकता है। साहुल तथा स्पिरिट लेवल की संयुक्त प्रयोग के समकोण की जांच की जा सकती है, क्योंकि साहुल ऊर्ध्व तथा स्पिरिट लेवल की क्षैतिज स्थितियों की जांच कर सकते हैं। कर्तन तथा छीलन वाले औजार क्या होते हैं, हम लोग उनके बारे में चर्चा करेंगे। कर्तन और छीलन वाले औजार क्या होते हैं, हम लोग ये जानेंगे। कर्तन या छीलन और कटिंग एंड स्कैमिंग टूल्स जो होते हैं, पहले उसमें आरियाँ होती हैं। बड़ी गिरी में प्रयुक्त होने वाला यह मुख्य औजार होता है। बड़ी गिरी में प्रयुक्त होने वाला कैसा औजार होता है, बड़ी गिरी में उपयुक्त होने वाला यह मुख्य औजार होता है। ठीक है, बड़ी गिरों में प्रयुक्त होने वाला मुख्य औजार होता है। इसका प्रयोग लकड़ी काटने तथा चीरने में होता है, जिससे कि लकड़ी के आवश्यक आकार दिए जा सकें। किसी भी आरी में जो है बहुत ध्यान देने वाली बात है हमारी है। किसी भी आरी के मुख्य भाग उच्च कार्बन स्टील का ब्लेड था एक कठोर लकड़ी का एक दस्ता होता है, जिसके साथ रिवेंटो या पेंचों द्वारा ब्लेड लगा रहता है। ब्लेड की लंबाई में समानांतर या टेपरित बनाया जाता है। साधारणतः ब्लेड 0 to 7 से 3 सेंटीमीटर तक मोटाई के होते हैं। ब्लेड की एक सिरे पर अनेक दांतें बनी होती हैं, जो लकड़ी की टुकड़े से छोटे छोटे कड़ों के रूप में काटते हैं। लकड़ी को काटने के लिए आरी को हाथ से दस्ते पर पकड़कर कटाई के निशान के किनारे पर ब्लेड के दांतों की ओर पीछे आगे चलाते हैं, और शुरू में ब्लेड को कम दूरी तक ही पीछे आने किया जाता है, परंतु कुछ कटाई के बाद चलाया जाता है। इससे कटाई के दौरान दाव लगाया जा सके और कटाई को काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया जा सके। ओके गाइस, सिंपली हम लोग फिर से साहुल के बारे में जान लेते हैं। साहुल क्या होता है। साहुल का उपयोग यह पीतल अथवा इस्पात की लकड़ी का बना कुछ कटाई के बाद से चलाया जा सकता है, जिससे कटाई के दौरान दाव लगाया जा सकता है, कटाई को काफ़ी अच्छे तरीके से की जा सके। सो गाइस, हम लोग फिगर के माध्यम से जानेंगे किस प्रकार से आरी से हम लोग कार्य करते हैं। ये हमारी आरी है। आरी हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे अभी आपको देखना पड़ेगा। आरी बनाना काफ़ी ईजी है। सिंपली एक लाइन अच्छी से खींच लेते हैं स्केल से, फिर इसे नीचे कर लेते हैं, और पहले इसे फिर लाइन खींचने के बाद फिर इसे ऐसे बनाते हैं गाइस, फिर इसे ऐसे ले जाते हैं एंड फिर गाइस सिंपली ऐसे लाते हैं, एंड काफ़ी अच्छे तरीके से आरी जो हमारी है काफ़ी अच्छे तरीके से बनेगी। एंड सिंपली इसे हम लोग को जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग को सिंपली वैसे ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद एक सीधी सी रेखा होगी। उसके बाद ये हम लोग ऐसे जो आरी है उसे हम लोग इस प्रकार से जैसे मैं कर रहा हूँ गाइस, वैसे आपको भी करना है। इसी प्रकार से आप आरी अच्छी तरीके से आप बना सकते हैं गाइस। आप इसी प्रकार से आरी जो है आप बना सकते हैं, जैसे प्रकार से मैंने बनाया है आरी आपके लिए। आपको आरी ऐसे बनाना है। हम लोग रिप आरी के बारे में बात करेंगे, और रिप आरी से लकड़ी के रेशों की दिशा में कटाई करते हैं। इसका दस्ता 4 या 5 रिटों या पेंचों के द्वारा ब्लेड से जुड़ा रहता है। ब्लेड की लंबाई लगभग 700 मिलीमीटर तथा चौड़ाई दस्ते की और मिलीमीटर तक नोक की तरफ 100 मिलीमीटर होती है। प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या 2 होती है, और आरी का प्रयोग भारी रिचाई कार्यों में किया जा सकता है। आरी के दांतों का गुलट कोण 60 डिग्री तक तथा सामने का किनार ऊर्ध्व से 8 तक के कोण पर झुका होता है। रिप की कटाई करते समय आवश्यक है कि लकड़ी के तल और आरी के दांतों वाले किनारों के बीच कोण 60 डिग्री से कम नए परंतु पतली लकड़ी को काटते समय कुछ कम रखा जाना चाहिए। रिप आरियाँ कटाई आंतों की ओर धक्का देने तथा आंतों से स्ट्रोक रखती हैं। रिप आरियाँ होती हैं वो सिंपली ऐसे होती हैं जैसे हम लोग दिखा रहे हैं। हम लोग डवटेल आरी की बात करेंगे। डवटेल आरी क्या होती है। डवटेल आरी यह आकार में टेरन आरी जैसी होती है, परंतु ब्लेड अपेक्षा जो उसका ब्लेड होती है वो काफ़ी पतली होती है, छोटी होती है, कम चौड़ाई जो होती है ब्लेड की वो चौड़ाई होती है कम होती है। सामान्य तथा इसके ब्लेड की पीठ पर प्रबलन पत्ती भीलती होती है। इसमें
सदैव खुला दस्ता का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें दांतों में भी टेनन आरी की तरह परंतु छोटे होते हैं। इसकी लंबाई लगभग 200 से 350 सेंटीमीटर तथा दांतें प्रति सेंटीमीटर से 5 से 8 तक होते हैं। इसका उपयोग बहुत सूक्ष्म व परिशुद्ध कार्यों के लिए किया जाता है। अब हम लोग थर्ड पे आएंगे, टेनन आरी के बारे में बताएंगे आपको। टेनन आरी टेनन सॉ, चूल या बैक आरी। इस आरी का ब्लेड समान चौड़ाई का तथा अपेक्षाकृत पतला होता है। इसके ब्लेड की पीठ पर स्टील या पीतल की पत्ती पूरी लंबाई पर चढ़ी होती है, जिससे ब्लेड सूक्ष्म कटाई के समय टूटे ना। इसमें खुले या बंद प्रकार के दस्ते का प्रयोग किया जाता है। हम आपको फिगर के माध्यम से पूरा आपको बताएंगे कि फिगर के माध्यम से आरी कैसे कैसे कार्य करती है। हम लोग फिगर बताने वाले हैं, आप लोग को अच्छे तरीके से फिगर बताएं। आपके सामने ये फिगर आ चुके हैं जो आ रही हैं। हम लोग को हमने आपको जो पढ़ाया है आरी कैसे बनाएंगे, फिगर आरी का कैसे बनाते हैं, हम लोग आपको ये भी बता दे रहे हैं। फिगर कैसे, सिंपली एक स्केल लेना है, स्केल से एक सीधी लाइन खींच देनी, एकदम ऐसे जैसे लाइन खींची हुई ऐसे एक सीधी लाइन खींच देनी स्केल से। फिर इसे इस प्रकार से कर देना। फिर गाइस उसके बाद गाइस सिंपली आपको इस प्रकार से आपको करना है, ऐसे ऐसे आपको आरी की तरह ब्लेड बनानी है। ये क्या है, ब्लेड है गाइस। हम लोग क्या बना रहे हैं, सिंपली हम लोग ब्लेड बना रहे हैं, एकदम हम लोग ब्लेड बना दे रहे हैं आरी का। एंड हम लोग ब्लेड जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लेड हम लोग बना रहे हैं आरी की। और ये देखिए आरी की हम लोग ब्लेड बना दे रहे हैं गाइस। ये सिंपली आरी की इस प्रकार ब्लेड बनेगा। ये हत्था इस प्रकार से हत्था बन जाएगा गाइस। हत्था जो है हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। एंड हत्था जो है हमारा हम बना रहे हैं हत्था आरी का हत्था इस प्रकार से बनेगा गाइस। ये देखिएगा इस प्रकार से। सो दोस्तों आप लोग देखते रहिएगा, आरी का हत्था इस प्रकार बनेगा। और उसके बाद फिर इस प्रकार से इसे मिला देंगे। ये पीठ होती है आरी की, ये हिस्सा होता है आरी का पीठ होता है, ये आरी का नोक होता है। एंड ये नोक होता है आरी का, इसे दांते बोलते हैं। ये एड़ी होती है, एड़ी, ओके। और हम इसे बोलते हैं रिप आरी। कौन सी आरी है, ये रिप आरी है। एंड सेकंड आरी है डबटेल आरी। तो इसको भी सिंपली हमको एक लाइन खींचना पड़ेगा, जैसे लाइन है ऐसे एक लाइन खींच लेना हमको, ओके। एक इधर लाइन खींच लेनी है, उसके बाद यहाँ तक लाइन खींच लिए, उसके बाद फिर इस प्रकार से लेके जाना है। और यहाँ पे हम लोग को सिंपली यहाँ पे ऐसे ले आना है। एंड ऐसे करते हुए काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग देखिए कितनी अच्छे तरीके से हम लोग बना लिए हैं। और यहाँ पे एक गोला, यहाँ पे एक गोला। हम लोग को ब्लेड बनानी है आरी की हम लोग ब्लेड सिंपली ऐसे बना सकते हैं, ओके गाइस। आरी की ब्लेड हम लोग को कैसे बनानी है, रिप सॉ देख रहे हैं गाइस, हम लोग आरी की ब्लेड कैसे कैसे बना दे रहे हैं। और ये देखिए गाइस काफ़ी अच्छी आरी की ब्लेड हम लोग बना चुके हैं। और हम लोग आरी की ब्लेड जो है काफ़ी अच्छी बना दिए हैं। एंड ये ब्लेड होती है, इसे हम लोग ब्लेड बोलते हैं। ये जो ब्लेड है और ये हैंडल है, और ये डबटेल आरी है, इसकी पीठ होती है, वो गाइस। एंड थर्ड आरी हमारी आती है जिसे हम लोग बोलते हैं टेनन आरी। तो सिंपली डबल लाइन खींच लेना है हम लोग को, डबल लाइन, सिंगल लाइन पहले हम लोग खींच लेते हैं, सिंगल लाइन, ओके गाइस। ये सिंगल लाइन ऐसे करके हम लोग सिंगल लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद फिर ओके, फिर एक लाइन सीधी एकदम खींच लेते हैं, सीधी एकदम स्ट्रेंथ। उसके बाद डबटेल आरी हम लोग को बनानी है। सिंपली हम लोग ऐसे ऐसे अपना आरी की जो ब्लेड है वो ब्लेड बना लेते हैं। आरी की ब्लेड किस प्रकार से बनी हुई हम लोग ये बनाते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि आरी की जो ब्लेड है वो बनाते हैं हम लोग। आरी की ब्लेड हमारी बन चुकी है। एंड ऐसे ऐसे आरी की ब्लेड बना लेते हैं, इस प्रकार यहाँ कर लेते हैं। और गाइस इस प्रकार ये कर लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग सिंपली आरी की ब्लेड जो है बना लेते हैं एकदम अच्छे तरीके से। एंड ये आरी का हत्था है, ये हत्था हम लोग किस प्रकार बनाते हैं आप लोग देख लीजिए। आप लोग को भी इस प्रकार से हत्था आरी का बना देना है। एंड ये गाइस बंद दस्ता है, ये टेनन आरी है, ये डबटेल आरी है। आरी हमको, आई होप कि आरी आपको तीनों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सब आरियों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सिंपली लीजिए। टेनन आरी, इस आरी का, तीनों आरी हम आई होप कि आपको पसंद आए। इसके दांतों की संख्या 4 से 6 प्रति सेंटीमीटर तथा ब्लेड की लंबाई 25 से 40 सेंटीमीटर तक होती है। आरी रेशों की दिशा में व उसके लंबवत कटाई कर सकती है। इस आरी का मुख्य उपयोग चूल काटने में किया जाता है।
यह साधारण बेंच कार्य एवं सूक्ष्म कटाई करने के कारण बहुत पसंद की जाती है। यह आरी टेनन आरी का मुख्य उपयोग चूल काटने में होता है। धनु आरी हम लोग देखते हैं बॉसवा। इस आरी का आकार धनुष के आकार का होता है। इस आरी के आधार पर इसका नाम धनु आरी रखा गया है। इसका मुख्य भाग लकड़ी का एक फ्रेम होता है जिसकी दो भुजाओं के बीच में टिन या मोर्टाइल जोड़ों द्वारा एक लकड़ी की छड़ से जुड़ा रहता है। भुजाओं के निचले भाग पर क्रमशः दस्ता या चांब लगाए होते हैं। इनके बीच पिनों की सहायता से समान चौड़ाई का पतला ब्लेड लगा होता है। फ्रेम के ऊपरी भाग में एक दोहरी डोरी लगी होती है। कटाई करते समय ब्लेड का तनाव समंजित करने के लिए लीवर को घुमाकर डोरी की आवश्यकता अनुसार ऐंठन उत्पन्न करते हैं एवं लीवर की पीठ पर टिका देते हैं। लीवर तथा डोरी के स्थान पर कभी कभी धातु की चूड़ीदार छड़ या नट का प्रयोग होता है। आरी की ब्लेड की लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर होती है। इसका प्रयोग आंतरिक अथवा बाह तक काटने में किया जाता है। दस्ते के साथ नाव को घुमाकर ब्लेड को किसी भी कोड़ी स्थिति में प्रयोग कर सकते हैं, परंतु इस अवस्था में ब्लेड में ऐंठन नहीं होनी चाहिए। कंपास आरी या वक्र कर्तन यह विशेष प्रयोजन आरी है। इस आरी को ब्लेड पतला, सलीमदार, लचीला व संकरा होना है। इसके दांतें अनुप्रस्थ कार की आरी की तरह होती हैं। इसमें ब्लेड जो होते हैं खुले दस्तों में लगे होते हैं तथा कार्य के अनुसार एक ब्लेड को हटाकर दूसरा आसानी से काफ़ी लगाया जा सकता है। ब्लेड की लंबाई 250 से 400 सेंटीमीटर दस्ते पर होनी चाहिए। चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, नोक इस पर 250 सेंटीमीटर, प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या लगभग 2 होनी चाहिए। वो फिर से हम लोग जान लेते हैं, दोबारा हम लोग देख लेते हैं एक बार। इसके दांतों की संख्या 4 से 6 प्रति सेंटीमीटर। ब्लेड की लंबाई 20 से 25, 40 तक होती है। आरी रेशों की दिशा व उसके लंबवत कटाई कर सकती है। इस आरी का मुख्य उपयोग चूल काटने में किया जाता है। यह साधारण बेंच कार्य एवं सूक्ष्म कटाई के कारण बहुत पसंद की जाती है। आरी टेनन आरी से मुख्यतः चूल काटने होते हैं। एक लीवर को छड़ पर टिका देते हैं। लीवर की डोरी के स्थान पर कभी कभी दो धातु चूड़ीदार छड़ या नट का प्रयोग होता है। आरी की ब्लेड की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। इसका प्रयोग आंतरिक बाह को काटने में किया जाता है। दस्ते के साथ साथ नाव को घुमाकर ब्लेड की किसी भी कोड़ी स्थिति में प्रयोग कर सकते हैं, परंतु इस अवस्था में ब्लेड की ऐंठन नहीं होनी चाहिए। कंपास आरी या वक्र कर्तन यह विशेष प्रयोजन आरी है। इस आरी का ब्लेड पतला, सलीमदार, लचीला व संकरा होता है। इसके दांतें जो होती हैं अनुप्रस्थ काट आरी की तरह होती हैं। इसके ब्लेड खुले दस्ते में लगे होते हैं। कार्य के अनुसार ब्लेड को काटकर दूसरा आसान लगाया जाता है। ब्लेड की लंबाई 250 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर, लगभग चौड़ाई लगभग 50 सेंटीमीटर तथा चौक 25 सेंटीमीटर प्रति सेमी। दांतों की संख्या लगभग 12 होती है। हम फिगर के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आरी बनती है। तो गाइस हम धनु आरी की आप लोग को फिगर लेते आए हैं। धनु आरी किस प्रकार बनेगा। धनु आरी बनाने के लिए आपको ऐसे एक सतह पर लाइन खींचनी पड़ेगी। ओके गाइस, धनु आरी बनाने के लिए सिंपली आपको इस प्रकार से लाइन खींचनी पड़ेगी। जिस प्रकार से मैं लाइन खींच रहा हूँ इस प्रकार से आपको लाइन खींचनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप लोग को करने लेना पड़ेगा दोनों तरफ। ओके गाइस, सिंपली एक और लाइन खींचनी पड़ेगी आपको इस तरीके से। उसके बाद आपको अपना सा हाथ टेढ़ा करके ऐसे उस ऊपर लेके जाना पड़ेगा। उस प्रकार ये करके यहाँ पे आना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको ये इस प्रकार से ऐसे, इस प्रकार से ऐसे, इस प्रकार से लेके आना पड़ेगा और इस प्रकार से ऐसे करते हुए ये कर लेंगे। सिंपली हम लोग एक और लाइन इसके समानांतर खींच लेते हैं इसके जस्ट ऊपर। ओके गाइस, और फिर हम लोग को इस प्रकार भी यही ऐसे करना है, हम लोग को बनाना है।
उसके बाद फिर इस प्रकार से बनाना है, फिर ऐसे 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 धीरे धीरे हम लोग को ले आना है, धीरे धीरे। फिर इधर भी इसी प्रकार से बना लेना है जिस प्रकार से वो बनाए थे हम लोग। ओके, उसके बाद फिर हम लोग को सिंपली फिर हम लोग को राउंड अप 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 कर लेना है। ओके गाइस, फिर हमको राउंड 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 पूरा कर लेना है। उसके बाद फिर एक लीवर बना देना है इस प्रकार से। ये सिंपली गाइस ये लीवर होता है। ओके गाइस, ये लीवर होता है, ये लीवर की छड़ होती है, ये ब्लेड होता है। ये इसे हम लोग सिंपली धनु आरी के नाम से जानते हैं। तो आरी कौन सी हम लोग पढ़े? धनु आरी के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर से धनु आरी देख लेते हैं। इस प्रकार से ये होता है, बना होता है आरी। और धनु आरी के बारे में हम आपको पूरी तरीके से बता दिए हैं। अब ये दस्ता कंपास आरी जिसे हम लोग को अभी पढ़ रहे थे, कंपास आरी हम लोग पढ़ेंगे अब। तो सिंपली इसको ऐसे ऐसे बनाते हैं, एक सीधी लाइन खींच लेते हैं इस प्रकार से। उसके बाद फिर लाइन को इस प्रकार से मोड़ लेते हैं, इस प्रकार से ला के, इस प्रकार से हत्था ला के एंड गाइस सिंपली मोड़ लेते हैं। उसके बाद ब्लेड बना देते हैं, ये ब्लेड है। इस प्रकार से हम लोग ब्लेड बना सकते हैं, अपने आरी की ब्लेड हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। ओके गाइस, कंपास आरी। अब गाइस हम लोग अपने 1 मिनट में जितने हमारे फिगर्स हैं आपको वो हम दिखा देंगे, जितने हमारे फिगर। सो गाइस ये हमारा फिगर है, देख लीजिए। हम लोग पहला फिगर हमारा शिकंजा है, जा एंड सी शिकंजा। एंड दूसरा हमारा छड़ शिकंजा का फिगर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। एंड सेकंड हमारा प्रति पैमाना है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड आपका ये है लचीला अतः इस्पात पैमाना, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट। ये हमारा वेवल वर्ग है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए आप आराम से। ये हमारा गुनिया है, आप गुनिया का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छी तरीके से आप लोग गुनिया का भी बना सकते हैं। चिन्ह चाकू स्क्राइबर, सॉल्व द मार्टिस गेज, साधारण आउट कैलिपर्स, ये भी है आपका। एंड ये है सॉल्व द चूल जोड़ होता है, और ये डबटेल जोड़ होता है। आप लोग इसका भी फिगर बना सकते हैं अच्छी तरीके। ये हस्तारी होती है गाइस, हस्तारी आप लोग देख चुके हैं, हस्तारी ये होती है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट। ये आपका रिप आ रही है, ये आपकी डबटेल आ रही है, ये आपकी टेनन आ रही है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले। एंड गाइस ये धनु आ रही है, आप लोग धनु आ रही देख रहे हैं। ये कंपास आ रही है आप लोग के सामने है, इसका भी स्क्रीनशॉट। सो फाइनली गाइस आपको हमारी वीडियो जो काफ़ी पसंद आई होगी, और